नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस उपन्यास का विवेचन करने वाले हैं उसका नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, जो एक सर्वप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती हैं तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन-सहन में कोई बंधे-बंधाए नियम नहीं हैं। कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहरी अंगारें तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर उधर क्वार, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नस्टर्सियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा के एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों की मिजाज से छेड़खानी करते चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं की धीरे धीरे हटाती जाती है और छितली पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसा ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें। भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियों बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूल पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थीं। पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ,
शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह उसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में हैं। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा। कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सब भला आदमी कितना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी की सुशोभित करते रहेंगे उसका कोई निश्चित नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे, और घर के तालुकेदार। हंसमुख, फब्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं हैं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ, तब तक लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये कवि हैं। मैंने जानता हूँ, ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। और मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था, और सहसा बड़े विचित्र स्वरों में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हाँ यार, सगल की चीज़ छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन, चैत। उनका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिस्सेवरिया। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले भाग में।